Hello everyone, this is Tanuja Gupta and today we will take the next topic of the series of बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज़ दी क्लोनिंग वैक्टर्स। इससे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। ओके, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, यू कैन वॉच दैट वीडियो फ्रॉम द आई बटन। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स। सी, अभी हमने देख लिया कि हमने जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उसको हमने आइसोलेट तो कर लिया, ठीक है, बट ये जो डिज़ायर्ड डीएनए है इसको आइसोलेट करने के बाद इसको मुझे कहाँ एक होस्ट सेल के अंदर एंटर कराना, सो दैट कि ये लार्ज नंबर में प्रोडक्शन हम इसका कर सके, ठीक है। अब इसको होस्ट सेल के अंदर एंटर कराने के लिए ऐसा तो है नहीं कि ये अपने आप ही इस होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाएगा, नहीं, इसके लिए हमें कोई व्हीकल की ज़रूरत है। क्या है? हमें कोई व्हीकल की ज़रूरत है जो इसको लेकर जाए, अपने ऊपर बैठाकर इसको लेकर जाए और होस्ट सेल के अंदर एंटर कराने में हेल्प करे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्लाज्मिड इसकी हेल्प करता है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे प्लाज्मिड वैक्टर के बारे में। ओके, तो चलिए हमारा जो प्राइमरी टॉपिक है दैट इज़ दी क्लोनिंग वैक्टर्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत तरह के क्लोनिंग वैक्टर्स होते हैं, मोस्टली प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाजेस। दे एक्ट एज द वैक्टर जो एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे डिज़ायर्ड डीएनए को ले जाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ इन वैक्टर्स में खासियत क्या होनी चाहिए, क्या मेन चीज़ें इनमें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये वैक्टर्स जो होते हैं इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। सेकंड, इनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन। एंड द थर्ड वन, दे मस्ट हैव अ क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट या फिर इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो इनके पास ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, तभी इसको हम वेक्टर की कैटेगरी में पुट करेंगे। अब ये वेक्टर होते क्या हैं? ये वेक्टर क्या करते हैं? जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको पिक किया और उसको अपने अंदर इंसर्ट कराया, लाइक दिस, यहाँ पे इंसर्ट कराया और लेकर ये कहाँ गए? एक होस्ट सेल के अंदर गए। जनरली वो होस्ट सेल क्या होती है? कोई भी बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक है। तो उस होस्ट सेल के अंदर लेके गए जहाँ पर ऑलरेडी कोई प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। ये ध्यान रखना, एक प्लाज्मिड फ्री होस्ट सेल के अंदर इसको इंसर्ट कराया और अब ये क्या करेगा? होस्ट सेल की मशीनरी को लेकर अपने आप खुद रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, बिकॉज इसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब ये जब अपना नंबर बढ़ाएगा तो इस फॉरेन डीएनए का और डिज़ायर्ड डीएनए का भी नंबर उसके साथ साथ बढ़ जाएगा और उसकी कॉपीज नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये क्लोनिंग वैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एज आई टोल्ड यू, दे आर लाइक प्लाज्मिड. Okay, second one is viruses or bacteriophage, you can say. Third one is the cosmid, and the fourth one is what? That is the artificial chromosome. राइट, ओके, ये सब क्या है? अलग अलग कैटेगरी से। ये प्लाज्मिड जनरली तो एक होस्ट सेल के अंदर ग्रो करते हैं, बट कई बार एक प्लाज्मिड या एक वेक्टर की खासियत क्या होती है? कई बार ये दो होस्ट के अंदर भी अपने आप को रेप्लिकेट करा सकता है, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर भी ग्रो कर सकता है और फंगाई के अंदर ग्रो कर सकता है, फाइन। तो इस तरह से दो अगर होस्ट सेल के अंदर ग्रो करता है तब हम इसको बोलते हैं शटल वेक्टर। बस नाम ध्यान रखना, शटल वेक्टर। जो दो होस्ट सेल के अंदर ग्रो कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? शटल वेक्टर। क्लियर, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहला अब हम लेते हैं दैट इज दी प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड एनिमल और प्लांट सेल के लिए अलग अलग होते हैं। प्लांट सेल में प्लाज्मिड थोड़े से डिफर होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन टॉपिक दैट इज दी प्लाज्मिड। ओके, सो दिस इज दी प्लाज्मिड। सबसे पहले तो ये प्लाज्मिड प्रेजेंट कहाँ होता है? जनरली क्या होता है? किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे मोस्ट फेमस एग्जांपल होता है दैट इज दी ई कोलाई। ई कोलाई सेल के अंदर खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सर्कुलर, आई एम राइटिंग हेयर, इट इज दी सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। डीएनए इज प्रेजेंट विच हैज इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और इसी डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे कमर्शियली कौन सा प्लाज्मिड यूज किया जाता है? दैट इज दी PBr322 एंड PUC18, ठीक है। ये दो कमर्शियली अवेलेबल प्लाज्मिड हम यूज करते हैं फॉर द बायोटेक्नोलॉजी पर्पज।
ये प्लाज्मिड जो होते हैं ये किससे आइसोलेट किया जाता है, ई कोलाई से आइसोलेट किए जाते हैं दोनों ही प्लाज्मिड, और लेटर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इनको अलग अलग कैटेगरीज में पुट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका लेबलिंग या इनका नंबरिंग देखूँ कि मतलब इसको नेमिंग कैसे दिया गया, तो P इज डिनोटिंग दी प्लाज्मिड, ठीक है ना, बी एंड आर ये क्या डिनोट करता है, हु डिस्कवर इट, ठीक है, किसने इस प्लाज्मिड को डिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट के फर्स्ट लेटर को लिया जाता है, दैट इज यहाँ पे क्या है, बॉलिवर एंड रॉड्रिगज, ठीक है, तो इन दोनों से बी एंड आर लिया गया। ठीक है, उसके बाद 322 इन्होंने अपना पर्टिकुलरली इसको नंबर दिया। सो दिस इज हाउ इट इज नेमिंग। ऐसे यहाँ पर ये हो गया P फॉर प्लाज्मिड, बट यहाँ पे PUC, तो U एंड C क्यों दिया गया, बिकॉज ये सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ, इट वॉज डिस्कवर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, तो वहाँ से ही UNC लिया गया और PUC नाम दिया। इसके बहुत सारे अलग वर्जन है, लाइक PUC 8, 9, 12, लाइक 18, सो मैनी वर्जन्स आर अवेलेबल ओवर हेयर। ठीक है, तो ये तो इस तरह से इनको नेमिंग दिया गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे PBr 322 के बारे में कि उसमें क्या क्या रीजन प्रेजेंट होते हैं, कैसे क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड द डायग्राम ऑफ PBr 322। ओके फाइन, तो अगर मैं इसके सब रीजंस की बात करूँ तो सबसे पहला इसमें रीजन क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या होती हैं, दे आर स्मॉल डीएनए सीक्वेंस। क्या प्रेजेंट होती है, ये डीएनए सीक्वेंस होती है जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके। ठीक है, इनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये किसके प्रेजेंट होती है, इट इज़ नियर बाय अ region that is called the ROP. Can you see this one, ROP? ठीक है, it is what, replication controlling protein। ठीक है, ये इसके पास प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करता जाएगा, मल्टीपल कॉपीज बनाता जाएगा, बट हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए कि मतलब ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके हमें स्टॉप करना है रेप्लिकेशन करना। तो ये क्या करता है, इसके रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता है कि मिनिमम कॉपीज जब जनरेट हो जाती है तो वो स्टॉप कराता है उसको, तो ये कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है, अंडरस्टूड। द नेक्स्ट वन इज द सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ठीक है, अब ये क्या होता है, सी ये जनरली क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो क्या करते हैं, एक किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी शो करते हैं। सपोज कोई सेल किसी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, मतलब कि उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में वो सेल ग्रो नहीं कर पाएगी, बट इस जीन की प्रेजेंस की वजह से वो सेल ग्रो कर सकती है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है। अब क्या होता है, पीबीआर में एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम करते हैं एएमपी एंड टीईटी। वेयरएज पीयूसी 18 में क्या होता है, सिर्फ एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका रोल क्या है, ये तो हमें समझ में आया। क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन दो चीज़ में रोल प्ले करता है। वन, इट इज़ एबल टू डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है। कैसे करता है उसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे, सिर्फ इतना समझो, रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि ये कोई प्लाज्मिड है और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराना है। अगर इस प्लाज्मिड के अंदर ही फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर जाता है तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, और अगर इस प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं करता तो हम इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। सी क्या होता है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 100% परफॉर्म हो।
हो सकता है कि आउट ऑफ 100 प्लाज्मिड सिर्फ 80 प्लाज्मिड में ही रिकॉम्बिनेशन हो और 20 प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेशन ना हो, बट हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले प्लाज्मिड जो है उनको सेपरेट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकेंड, इट इज ऑल्सो एबल टू डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन दी transformed cells as well as non-transformed cell, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म सेल का मतलब क्या है कि ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला प्लाज्मिड इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर जाता है, ठीक है। ये कोई सा भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, मैं दोनों ही ऑप्शन दे रही हूँ, मतलब ये कोई सा भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट भी इंसर्ट कर सकता है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। पर सिंपल फंडा क्या है कि प्लाज्मिड अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर गया तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और अगर ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट नहीं किया देन इट इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि प्लाज्मिड इंसर्ट करे या ना करे, ठीक है, देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। क्लियर, फाइन। इसको डिटेल में कि कैसे होता है इसको हम अभी 5 मिनट में समझेंगे, थोड़ी सी देर में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड द क्लोनिंग साइट। ये साइट क्या होती है, इसको दूसरा हम ये नाम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। जब हम किसी भी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराते हैं तो उसको एक साइट चाहिए जहाँ पे वो इंसर्ट करे, वो साइट क्या आती है, ये तो क्या हो गई रेजिस्टेंस साइट, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर। इस सेलेक्टेबल मार्कर की ही जीन में ही अंदर साइट होती है क्या, क्लोनिंग साइट। ये BAMH1, SELR1, PST, PVU, ये सब क्या है, ये सब क्लोनिंग साइट होती हैं जहाँ पर क्या होता है डीएनए, फॉरेन डीएनए, ठीक है, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन डीएनए इंसर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट। ओके, अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सपोज ये क्लोनिंग साइट है, अब यहाँ पे एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ, ये फॉरेन डीएनए जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट होता है तो क्या होता है, इस पूरे टेट्रासाइक्लिन की जीन की जो सीक्वेंस है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। सपोज कि ये टेट्रासाइक्लिन की सीक्वेंस है, इसके बीच में मैंने एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराया जहाँ पर ये क्लोनिंग साइट है, मतलब एक जगह है वहीं पर ही डीएनए इंसर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी इंसर्ट करा दिया। बीच में जैसे ही इंसर्ट कराया तो क्या हुआ, इस पूरे डीएनए की सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई, जो कंटेनर्स चल रही है बीच में ब्रेक हो गई। जैसे ही डिस्टर्ब हो गई ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन है इसकी एक्टिविटी स्टॉप हो गई, नाउ इट इज नो मोर फंक्शन, ठीक है। जैसे ही डीएनए इंसर्ट कराया एंटी टेट्रासाइक्लिन क्या है, ये काम नहीं कर रहा, इट बिकम इनएक्टिव। ओके, एंड दिस phenomenon is called as the insertional inactivation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, when the foreign DNA enter into the cloning site of tetracycline resistant gene or any antibiotic resistant gene, that antibiotic will become inactive, this is called the insertional inactivation, ठीक है। और ये ही हमें यूजफुल होता है आगे जो मैं अभी बात कर रही थी रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करता है। रिकॉम्बिनेंट सेल है और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है, तो ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेंट है जहाँ पे उसके टेट्रासाइक्लिन में, सपोज ये टेट्रासाइक्लिन है, यहाँ पर क्या कर गया, ये फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर गया, और ये एम्पिसिलिन है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है और ये एम्पिसिलिन है। इन दोनों के तो सीक्वेंस इंटैक्ट है, तो ये दोनों तो रेजिस्टिविटी शो कर रहे हैं, बट यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी तो शो कर रहा है, बट टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे काम करना बंद कर देता है। तो अब हम दोनों को रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इफ़ वी ग्रो देम in the presence of both ampicillin as well as tetracycline, दोनों की प्रेजेंस में अगर हम ग्रो कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला प्लाज्मिड ग्रो नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज शोइंग द सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो इन दोनों की प्रेजेंस में ग्रो करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम इसको सिर्फ एम्पिसिलिन में ग्रो कराएं, ठीक है, तो क्या होगा,
ये वाला प्लाज्मिड ग्रो करेगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एक्टिविटी है बट टेट्रासाइक्लिन नहीं है। तो इसके बेसिस पे ही वी कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एज वेल एज द नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अंडरस्टूड? ठीक है। सेकंड क्या होता है, इसी के बेसिस पे दूसरा चीज करते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन द ट्रांसफॉर्म एज वेल एज द नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, कैसे? जैसे कि ये ट्रांसफॉर्म सेल है और ये नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है, ये खुद का ट्रांसफॉर्म सेल का डीएनए है और ये क्या हुआ, प्लाज्मिड इसमें एंटर कर गया, इसमें प्लाज्मिड एंटर नहीं किया। अब इन दोनों ही सेल को किस में ग्रो कराया, एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन में। तो जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो तो इसके प्रेजेंस में ग्रो कर जाएगा क्योंकि उसके पास अब प्लाज्मिड है, तो दोनों रेजिस्टेंट जीन इसमें प्रेजेंट है, जबकि नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है वो इसकी प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको आइसोलेट करने के बाद अब इसमें हो सकता है इसके पास जो प्लाज्मिड आया वो रिकॉम्बिनेंट वाला आया, तो ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसको हम फर्दर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि सारे ट्रांसफॉर्म सेल को अलग लेकर अगेन उसको हम ग्रो कराएंगे सिर्फ एम्पिसिलिन में, या हम उसको सिर्फ क्लास में ग्रो करा सकते हैं टेट्रासाइक्लिन में। तो उसके बेसिस पे भी वी कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन दी रिकॉम्बिनेंट वन ट्रांसफॉर्म सेल एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट वन ट्रांसफॉर्म सेल। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? यहाँ ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशिएट कर लिया। फिर ट्रांसफॉर्म में भी दो तरह की सेल हो सकती है, एक तो हो सकती है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाली ट्रांसफॉर्म सेल और एक हो सकती है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली प्लाज्मिड वाली ट्रांसफॉर्म सेल। उन दोनों को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग दैम इनटू अ मीडियम कंटेनिंग ओनली टेट्रासाइक्लिन। तो जो रिकॉम्बिनेंट वाली है वो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हेल्प करते हैं इन सबको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल है, दैट इज़ व्हाट, एक और जीन प्रेजेंट होता है इसमें, इसको हम बोलते हैं लैक-जेड जीन। ठीक है, ये लैक-जेड जीन क्या करता है, इट इज़ सिंथेसाइजिंग एन एंजाइम कॉल्ड गैलेक्टोसाइडेज। ओके, तो अब क्या करते हैं, ये देखने के लिए कि रिकॉम्बिनेंट है या नहीं, तो अगर अभी ये जीन यहाँ पे काम कर रहा है, इसका अगेंस्ट इसको सबस्ट्रेट देते हैं, तो ये क्या करता है, ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ब्लू कॉलोनीज बनाता है। क्लियर? बट जब इसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा तो ये वाला अब क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। काम नहीं करेगा तो इसके सबस्ट्रेट जब इसको हम देंगे तो उसके अगेंस्ट कोई कलर शो नहीं करेगा और यहाँ पे कौन सी कॉलोनीज बनेगी, वाइट कॉलोनीज बनेंगी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि वाइट कॉलोनी जो है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट वन है, रिकॉम्बिनेंट है, और ब्लू कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ये इसके बीच में, इस सीक्वेंस के बीच में अगर एंटर करेगा तो ये सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी। समझ में आया? ये तो प्लाज्मिड के बारे में बात हो गई। बट जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है, प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा प्लांट के प्लाज्मिड के बारे में, जो हम कहाँ से लेते हैं, वी टेक इट फ्रॉम द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टर ट्यूमिफेशियंस। क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ये प्लाज्मिड काम नहीं करता, यहाँ पे है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, जो किससे आइसोलेट किया जाता है, फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस फेसियंस। ठीक है, ठीक है, ये प्लाज्मिड से इसको आइसोलेट किया जाता है। तो इसमें जो ट्यूमर इंड्यूसिंग एक्टिविटी होती है, ट्यूमर इंड्यूसिंग किस में होता है, टीडीएनए में रीजन में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होते हैं जो प्लांट में एक डिजीज कॉज करते हैं, ट्यूमर बनाते हैं, उस रीजन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, सिर्फ प्लाज्मिड वेक्टर का रोल प्ले करेगा, डिजीज कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इस टीडीएनए रीजन में ही क्या किया जाता है, फॉरेन, जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको इंसर्ट कराते हैं। तो इसकी वजह से वही हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ, टीडीएनए इनएक्टिवेट हो गया। अब ये सिर्फ ट्यूमर कॉज नहीं करेगा, सिर्फ वेक्टर की तरह काम करेगा और हमारे जो डिजायर्ड डीएनए को उसको सेल के अंदर ले जाने का काम करेगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज व्हाट, प्लाज्मिड के बाद आता है वायरस, जो भी किसमें,
क्लोनिंग वेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर नेक्स्ट कैटेगरी इज वायरस। वायरस भी एज आप पता ही है कि डिजीज़ कॉज करता है, तो सरप्राइज ऐसा होता है कि वायरस को हम वेक्टर की तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर की तरह यूज़ किया तो हमारे होस्ट सेल में डिजीज़ भी कॉज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम उस वायरस को डिसआर्म्ड कर देते हैं, मतलब कि उसका जो डिजीज़ कॉजिंग जो उसका जीन है, जो उसमें डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो अब ये वायरस हमारे लिए वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से, हर्पीज़ वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस, उसके अलावा रेट्रो वायरस जो क्या करता है, कैंसर कॉज करता है, वो भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस, ये सारे वायरस यूज़ किए जाते हैं एज अ वेक्टर, ओके। थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज़ द कॉस्मिड। अब कॉस्मिड क्या होता है, सी हमने प्लाज्मिड के बारे में तो सुना है, ठीक है। अब अगर प्लाज्मिड में ही एक और मॉडिफिकेशन कर दिया जाए कि इसमें लैम्डा वायरस का क्या कॉस साइट होती है, उसमें एक वो कॉस साइट इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दी जाए, अंडरस्टूड। इस कॉस साइट को इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दी जाए तो उसमें क्या आ जाता है, ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी कर सकता है, ठीक है। यानी कि पहले तो हम एक छोटा सा डीएनए ही, फॉरेन डीएनए ही कैरी करवा सकते हैं, बट ये लार्ज डीएनए को भी कैरी कर सकता है अगर इसमें कॉस साइट को इंसर्ट कर दिया जाए, ओके। नाउ द लास्ट वन कैटेगरी इज व्हाट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नाउ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं, वो नेचुरल वेक्टर नहीं है, उसको हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में दो तरह के वेक्टर होते हैं, वन इज कॉल्ड दी BAC, YAC। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, हम दो के बारे में बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, अंडरस्टूड। इसमें क्या करते हैं, हम बैक्टीरियम का क्या करते हैं, बैक्टीरियम का F फैक्टर लेते हैं और उसको मर्ज कराते हैं एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यानी सेलेक्टेबल मार्कर के जीन के साथ, दैट इज दी क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है, रेजिस्टेंट जीन। और इसके साथ ही एक क्लोनिंग साइट को भी इंसर्ट कराते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक वेक्टर के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है, तो इन 3 चीज़ों को मर्ज कर आर्टिफिशियली एक वेक्टर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ऐसे ही इसमें भी बनाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोनिंग वेक्टर। आई होप आपको डिटेल में पूरा क्लियर समझ में आया होगा। इफ़ यू स्टिल एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में, क्योंकि अब वेक्टर क्या करेगा, होस्ट के पास जाएगा और होस्ट में ये डीएनए इंसर्ट कराएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।